Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th November 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about earthquake in Afghanistan and what makes Afghanistan so prone to earthquakes. Important from our syllabus GS पेपर 1 important geophysical phenomena point of view. देखिए अर्थक्वेक्स क्या होते हैं वो क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग करंट कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे। अर्थक्वेक्स का मतलब होता है शेकिंग ऑफ द अर्थ। एकाएक से जब हमारा अर्थ सरफेस शेक करने लगे तो हम लोग कहते हैं कि अर्थक्वेक आया है। दैट शेकिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है एंड देन इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स दैट कॉजेज शेकिंग ऑफ द अर्थ, जिसको हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। अब वो एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है? दैट एनर्जी गेट्स रिलीज्ड मेनली फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं? तो देखिए हमारा जो अर्थ क्रस्ट है ये अलग अलग प्लेट्स से बना हुआ है, जिसको कहते हैं हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स। हमारा अर्थ क्रस्ट ऐसे कोई एक स्फेरिकल बॉल की तरह, यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉल की तरह नहीं है। वो क्रस्ट जो है हमारा, उसमें कई सारे जगह पे इस तरीके से फ्रैगमेंट्स हैं एंड अलग अलग जो प्लेट्स, ये जो फ्रैगमेंट्स के कारण अलग अलग आप बाउंड्रीज देख रहे हैं जो बने हुए हैं, उस कारण से ओवरऑल अलग अलग प्लेट्स बने हुए हैं जिनको कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। अब 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और कम से कम 22 माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। जैसे मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स आप यहाँ देख सकते हैं, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। माइनर टेक्टोनिक प्लेट का एग्जांपल हो सकता है कैरेबियन प्लेट, कोकोस प्लेट। अब ये प्लेट जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, बिकॉज इन प्लेट्स के नीचे है मैंटल मोल्टेन मैग्मा, वो मैग्मा तो फ्यूज होता रहता है एक दूसरे के अंदर, तो उस कारण से उनके ऊपर जो ये प्लेट्स हैं ये भी थोड़ा बहुत मूव करते रहते हैं। जब ये प्लेट्स मूव करते रहते हैं तो इनके मार्जिन के अलोंग इंटरैक्शन होता है। और इंटरैक्शन में कभी कभार ये प्लेट्स एक दूसरे के तरफ मूव करने लगते हैं, दे कन्वर्ज इनटू ईच अदर, तो फिर ये जो प्लेट बाउंड्री होता है उसको कहा जाता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। समटाइम्स दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, उस केस में इनको कहा जाता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। इन सम केसेस दो रेयर, दीज प्लेट स्टार्ट मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, एक प्लेट इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। बट जब भी प्लेट्स के बीच में इंटरैक्शन होता है तो उस कारण से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी फिर मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स दैट लीड्स टू शेकिंग ऑफ द अर्थ, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक। और ऐसा ही एक अर्थक्वेक आया है हाल फिलहाल में अफगानिस्तान रीजन में, यहाँ पे 6.3 मैग्नीट्यूड का नियर मजारे शरीफ सिटी, किलिंग एटलीस्ट 7-8 पीपल। अब अभी जो अर्थक्वेक आया अफगानिस्तान में, इसकी तो इंटेंसिटी कम थी, मैग्नीट्यूड कम था, इस कारण से डैमेजेस भी कम हुए हैं। बट लगभग 2-3 महीने पहले अफगानिस्तान में एक मैसिव अर्थक्वेक आया था जिसमें 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। उस टाइम में भी हमने इस तरीके का एक डिस्कशन किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि आखिर अफगानिस्तान के अंदर इतने सारे अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, व्हाट मेक्स अफगानिस्तान सो वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स। वही चीज़ एक बार फिर से आज समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड फिर से एक आर्टिकल आया है। सो आज के इस डिस्कशन से थोड़ा और जानने को मिलेगा। यू सी, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई इज अफगानिस्तान प्रोन टू अर्थक्वेक। अफगानिस्तान का अगर आप लोकेशन देखें यहाँ पे, तो इट इज इन द विसिनिटी ऑफ द रीजन जहाँ पे इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट आपस में कन्वर्ज करते हैं। ये रहा हमारा इंडियन प्लेट जिस पे हमारा देश भारत भी है। कोई भी प्लेट में कैसा रहता है कि एकदम यूनिफॉर्म शेप तो होता नहीं है, तो कहीं कहीं पे वो अपरेज्ड होता है, उठा हुआ रहता है, वहाँ पे फिर लैंड बन जाता है। जहाँ पे थोड़ा डिप्रेशन रहता है वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ओशन। तो ये जो इंडियन प्लेट है उसमें कुछ अपरेज्ड एरिया पे हमारा देश भारत है और बाकी नीचे साइड में है इंडियन ओशन। ये इंडियन प्लेट जो है लगातार नॉर्दर्न डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप कह सकते हैं इस डायरेक्शन में इंडियन प्लेट मूव कर रहा है, और ऊपर में नदर्न साइड में यूरेशियन प्लेट है, तो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ज करते हैं। कन्वर्ज करने के कारण अच्छा मार्जिन पे तो एक तरफ
इंडियन प्लेट है, दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट है और तीसरी तरफ यहाँ मार्जिन में है अरेबियन प्लेट और बिल्कुल नीचे साइड में सदर्न साइड में है अफ्रीकन प्लेट। तो मेन तो कन्वर्जेंस हो रहा है इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट का, लेकिन उसमें मार्जिन में अरेबियन प्लेट भी थोड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे कम से कम 3 प्लेट से हैं, इंडियन एंड यूरेशियन 2 मेजर प्लेट एंड अरेबियन प्लेट्स एटलीस्ट एक और प्लेट है जो यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहा है। और इन 3 प्लेट्स के आपस में इंटरैक्शन के कारण यहाँ पे मैसिव स्ट्रेस डेवलप होता रहता है और वो स्ट्रेस टाइम टू टाइम अर्थ क्रस्ट रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स दैट लीड्स टू शेकिंग ऑफ द अर्थ, जिस कारण से यहाँ पे अफगानिस्तान और आसपास के एरिया में फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इंडियन प्लेट मूव कर रहा है नदर्न साइड में और यहाँ पे जो यूरेशियन प्लेट है जिसके अंदर ये कन्वर्ज कर रहा है, उस कारण से यंग फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, अर्थ क्रस्ट आपस में फोल्ड होते रहते हैं। दैट हैज लेड टू क्रिएशन ऑफ हिमालयन माउंटेन एंड दिस कन्वर्जेंस ओनली, इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट का कन्वर्जेंस ओनली हैज लेड टू क्रिएशन ऑफ हिंदू कुश माउंटेन इस एरिया में, हिंदू कुश माउंटेन। और हिंदू कुश माउंटेन आप कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स ही हैं जो आउटर रीजन में है। और हिंदू कुश माउंटेन्स में जब भी और फर्दर फोल्डिंग होती है बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट, तो फिर दैट लीड्स टू शेकिंग ऑफ द अर्थ, जहां पे फिर अर्थक्वेक आता है अफगानिस्तान रीजन में। आप देखिए ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये जो इंडियन प्लेट हो गया, यहाँ नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट हो गया, यहाँ पे अरेबियन प्लेट हो गया और नीचे अफ्रीकन प्लेट हो गया, ये सब, ये साउथ से अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट, ये सब नॉर्थ की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं और ऊपर में है यूरेशियन प्लेट। तो इस कारण से यहाँ पे एक लीनियर चेन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स बनता है। यहाँ पे जैसे आल्प्स माउंटेन है हमारे, फिर भारत के नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन, हिंदू कुश माउंटेन, तो एक लीनियर चेन ऑफ माउंटेन्स बनता है जिनको कहा जाता है एल्पाइड बेल्ट। दिस अल्पाइड बेल्ट इज सेकेंड मोस्ट earthquake vulnerable zone after सर्कम पैसिफिक बेल्ट। सर्कम पैसिफिक बेल्ट बनता है मेनली अराउंड द पैसिफिक प्लेट। आप देखिए ये पैसिफिक प्लेट है, तो पैसिफिक प्लेट है तो मेनली ओशन प्लेट, लेकिन इसके अराउंड जो बाकी प्लेट्स हैं जैसे इधर हो गया यूरेशियन प्लेट, यहाँ हो गया नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये आपस में कन्वर्ज करते रहते हैं जिस कारण से इनके मार्जिन पे, प्लेट बाउंड्री के मार्जिन पे खूब सारा अर्थक्वेक एज वेल एज वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है। चूंकि ये ओशनिक प्लेट है एक तरफ और दूसरी तरफ है कॉन्टिनेंटल प्लेट, जैसे यूरेशियन प्लेट इज ए कॉन्टिनेंटल प्लेट और यहाँ पे जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, तो ये जो प्लेट बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये प्लेट बाउंड्री में एक तरफ ओशन है दूसरी तरफ कॉन्टिनेंट है, तो इस कारण से यहाँ पे जब कन्वर्जेंस होता है तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स एज वेल एज वोल्केनिक इरप्शंस। थोड़े बहुत फोल्ड माउंटेन्स भी बन जाते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस भी होता है। जब जब दो प्लेट्स आपस में ऐसे कन्वर्ज करें जिसमें दोनों तरफ लैंड है, यानी कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट आपस में कन्वर्ज कर रहा है, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं एक तरफ भारत है कॉन्टिनेंट, दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट है कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में क्या होता है कि सिर्फ फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होता इन जनरल। तो आपको अल्पाइड बेल्ट में आपको फोल्ड माउंटेन्स बनते हुए दिखेंगे, अर्थक्वेक होता हुआ दिखेगा बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस, बट वोल्केनिक इरप्शन ज़्यादा नहीं दिखता है। लेकिन ये जो पैसिफिक प्लेट के अराउंड जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट बनता है, यहाँ पे अर्थक्वेक भी आता है, वोल्केनिक इरप्शन भी होता है, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन प्रोन जोन इन द वर्ल्ड, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। और दूसरे नंबर पे आता है अल्पाइड बेल्ट, जिसमें एक तरफ इंडियन प्लेट कन्वर्जेज इनटू यूरेशियन प्लेट, फिर यहाँ पे अरेबियन प्लेट कन्वर्जेज इनटू यूरेशियन प्लेट और यहाँ दूसरे साइड में अफ्रीकन प्लेट कन्वर्जेज इनटू यूरेशियन प्लेट, लीडिंग टू ए लीनियर चेन ऑफ माउंटेन नोन एज अल्पाइड बेल्ट। अल्पाइड बेल्ट के ही इन्फ्लुएंस में है, उसी रीजन में पड़ता है अफगानिस्तान, एंड दैट इज व्हाई इट इज सो मच वल्नरेबल टू अर्थक्वेक। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द हाई सीज ट्रीटी।
इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हाई सी ट्रीटी को अच्छे से समझने के लिए एक बार रिवाइज करते हैं एक इंटरनेशनल लॉ को जिसका नाम है यूएनसीएलओ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑफ लॉज ऑन सी। ये इंटरनेशनल लॉ 1982 में लाया गया। इसके अंतर्गत दुनिया के अलग अलग देशों की ओशनिक एरियाज में कहाँ तक सोवरेनिटी होगी, कहाँ तक उनका एडजुडिकेशन होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होंगे, वो डिमार्केट किया गया है। तो इस इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत किसी भी देश का, जैसे ये है मान लीजिए लैंड का टर्मिनल एंड, हमारे देश का जैसे कोस्ट के टर्मिनल एंड हो गया, तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक के डिस्टेंस तक, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक के डिस्टेंस तक को कहा जाता है टेरिटोरियल जोन। टेरिटोरियल जोन का मतलब है कि यहाँ तक का जो भी एरिया है, चाहे वो ओशनिक सरफेस हो गया या फिर उसके ऊपर का वाटर कॉलम हो गया, या उस वाटर कॉलम के अंदर एज वेल एज ओशनिक सरफेस के अंदर जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिशेस एज वेल एज ऑयल एंड नेचुरल गैस इन द ओशनिक सरफेस, वो सब कुछ उस देश को बिलोंग करेगा जिसका ये टेरिटरी है। तो मतलब भारत का ये जो कोस्ट है, इससे 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो कहा जाएगा हमारा टेरिटोरियल जोन। उस टेरिटोरियल जोन जहां टर्मिनेट होती है उससे और 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि कोस्ट से 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है उसको कहा जाता है कॉन्टिगुअस जोन। कॉन्टिगुअस जोन इज मेनली फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पसेस। कैसे सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल होता है? तो कॉन्टिगुअस जोन में जो कोस्ट गार्ड्स होते हैं वो पेट्रोलिंग कर सकते हैं, वो यहाँ पे नेविगेशन करते रहते हैं। इस कारण से क्या है कि बाहर से कोई अगर शिप आ रही है तो उसको यहीं पे इंटरसेप्ट किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कि वो शिप किस पर्पस से आ रही है किसी भी देश की तरफ। तो कॉन्टिग्यूअस जोन इज मेनली फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, नेवल पेट्रोलिंग वगैरह में कॉन्टिग्यूअस जोन का इस्तेमाल होता है। अब कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है इसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब ये है कि इस एरिया तक के जो भी रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, चाहे वो नेचुरल गैस हो गया, ऑयल रिजर्व्स हो गया, फिशेज हो गए, दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय दिस कंट्री। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया आपका बिल्कुल आपके देश का जैसा जमीन है वैसे ही आपकी ये एरिया है। यहाँ पे आपकी हर तरीके से सोवरेनिटी होगी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स तक यानी कि ईईजेड तक आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बियॉन्ड ईईजेड आर द एरिया जिसको कहा जाता है हाई सीज। हाई सीज मतलब वो एरिया विच इज एन इंटरनेशनल वाटर, इट डज नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर कंट्री, इट इज बियॉन्ड जुरिडिक्शन ऑफ एनी सिंगल सोवरेन नेशन, उसको कहा जाता है हाई सी। अब हाई सी जो जो एरिया है इट इज अबाउट 64% of the oceanic area, and it is roughly about you see 64% of the oceanic area, but it supports huge amount of natural natural resources in the form of fishes as well as fishes के habitats in the form of natural floras and faunas। तो मुद्दा ये है कि एक अच्छा खासा एरिया है, लगभग 65% to 70% एरिया ऐसा है हमारे अर्थ सरफेस का जो हाई सी में आता है। तो हाई सी कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 64%, रफली 2/3 ऑफ टोटल ओशनिक एरिया। तो ओशन का लगभग 65% 64% एरिया जो है हाई सी है। हाई सी का मतलब बिलोंगिंग टू एवरीवन, या दूसरे शब्द में कहें तो बिलोंगिंग टू नो वन, क्योंकि इट्स ओपन टू एवरीवन। अब इस कारण से समस्या क्या होती कि हाई सी एरिया में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल वेजिटेशंस हैं, क्योंकि ओशन के अंदर भी नेचुरल वेजिटेशंस होते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले जब कोरल रीफ्स के बारे में डिस्कस किया था तो बताया था कि कई सारे नेचुरल वेजिटेशन प्लांट्स होते हैं, मरीन प्लांट्स होते हैं, ओशनिक एरियाज में पाए जाते हैं। राइट फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक लेवल टू मैक्रोस्कोपिक लेवल कई सारे मरीन प्लांट्स होते हैं। जैसे जूज एंथले के बारे में मैंने वहाँ पे बताया था जब कोरल रीफ्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो कि जूज एंथले लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशंस विथ कोरल्स। तो
ओशनिक एरिया में, हाई सी एरियाज में, there are many natural floras and faunas that are suffering because of no clear cut एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी डिवीजन। उनको लेकर के कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है कि कौन उनको प्रोटेक्ट करेगा, कैसे उनका प्रोटेक्शन होगा। एंड दैट इज वाई दिस एरिया सफर्स बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पॉल्यूशन, मेनली मरीन प्लास्टिक्स, माइक्रो लेवल पे प्लास्टिक्स डंप हम लोग करते रहते हैं, ocean acidification because of pollution of oceanic water. All such factors are leading to degradation of floras and faunas in the high sea area. ओवरऑल सी और देखिए, अगर सी का हेल्थ डैमेज होगा, ओशन का लार्जर स्केल पे हेल्थ डैमेज होगा, तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे हमारे हेल्थ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। उसका सबसे पहला इम्पैक्ट होगा कि मरीन फिशेज जो हैं दे विल गेट इम्पैक्टेड। मरीन फिशेज इम्पैक्टेड होंगे तो फिर जो पूरी की पूरी फिशिंग इंडस्ट्री है उसको पहला नुकसान होगा। तो उसके अलावा अगर ओशनिक एरियाज में जो नेचुरल वेजिटेशन है वो पूरी तरह से डिकम्पोज होने लगे, तो फिर ओशन के अंदर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो कम होने लगेगा। तो फिर उस कारण से ओशनिक एरियाज के अंदर जो नेचुरल तरीके से फौनाज हैं वो पूरी तरह से खत्म होने लगेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे ओशन which is full of life currently will become devoid of life if we continue to allow the pollution of oceanic water the way it is happening right now. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाई सी एरियाज में, हाई सी एरियाज मतलब नो बडीज वाटर, इंटरनेशनल सी एरियाज में जो फ्लोराज फौनाज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल लॉ बनाया जाए। इस आइडिया के अराउंड एक डिस्कशन शुरू हुआ लगभग 20 साल पहले अंडर यूनाइटेड नेशंस, और फिर यूनाइटेड नेशंस में लगभग 20 साल तक लगातार चर्चा होती रही कि किस तरीके का कानून बनना चाहिए, कैसा कानून बनना चाहिए। फाइनली 2024 में एक ड्राफ्ट कानून बन करके आया। यूएन अडॉप्टेड फर्स्ट ड्राफ्ट प्रोविजन रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रीटी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हाई सी। ये जो ड्राफ्ट कानून लाया गया इसे कहा जाता है हाई सी ट्रीटी। इसको टेक्निकली दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिडिक्शन। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत यूएनसीएलओ लाया गया था 1982 में, उसका एक्सटेंशन है ये हाई सी ट्रीटी। बिकॉज यूएनसीएलओ टॉक only about demarcation, it talked about administrative responsibilities या administrative authorities, but it did not talk about high sea areas कि who will have administrative authorities in high sea area, who will ensure protection of natural floras and faunas in high sea area, it did not talk about that। तो आप कह सकते हैं कि जो हाई सी ट्रीटी 20 साल से डिस्कस हो रही है और अब वो ट्रीटी का बेसिक फ्रेमवर्क फाइनलाइज हो गया है, दैट इज ऑगमेंटिंग यूएनसीएलओस। It is identifying responsibilities in the high sea areas in order to protect the natural resources there. तो ये जो हाई सी ट्रीटी के प्रोविजंस फाइनलाइज हुए हैं, पिछले साल फाइनलाइज हो गए थे ट्रीटी के प्रोविजंस, और दुनिया के अलग अलग देश उसको साइन कर रहे हैं और अपने अपने तरफ से उसको रेटिफाई कर रहे हैं। तो मतलब द प्रोसेस ऑफ साइनिंग एंड रेटिफिकेशन इज गोइंग ऑन बाय डिफरेंट मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये जो हाई सी ट्रीटी फाइनलाइज की गई है इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखते हैं। तो इस हाई सी ट्रीटी के अंतर्गत मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज डिफाइन किए जाएंगे। जैसे अर्थ के ऊपर होता है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मतलब वो इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ पे फ्लोराज एंड फौनाज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उनका कंजर्वेशन करने पे स्पेशल फोकस दिया जाना चाहिए। उस तरह के एरियाज को हम लोग अर्थ पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं और अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं, नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व एंड ऑल। वैसे ही स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाएंगे ओशन के अंदर भी, जिनको कहा जाएगा मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो दीज मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कैन बी कंसिडर्ड एज नेशनल पार्क्स इन द ओशन। उसके अलावा देयर विल बी फोकस ऑन मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ओशनिक एरियाज में कहीं पे कोई फ्लोरा है, कोई प्लांट है, मैरीन प्लांट, जिस कारण से मान लीजिए जहाँ से कुछ स्पेशल
जेनेटिक रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं जिसका कुछ कॉमर्शियल यूज हो सकता है, उससे कोई दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं जो किसी बीमारी कैंसर ट्रीटमेंट में इलाज हो सकता है, ऐसा मान लीजिए। तो अभी तक कैसा था कि चूंकि हाई सी को लेकर के कोई कानून है ही नहीं उसके प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट को लेकर के, तो इस कारण से बहुत सारे बायोपायरेसी के केसेस होते थे। बायोपायरेसी का मतलब क्या है कि वहां पे कई सारे जो इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां हैं, एमएनसीज, जो फार्मास्यूटिकल या बाकी सारे कॉस्मेटिक एक्टिविटीज में लगे हैं, वो वहां से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर लेती थी हाई सी एरिया से, और उससे फिर वो अपने प्रोडक्ट्स को बना करके और पेटेंट कर लेती थी कि ये हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है और इसको बस हम ही और हमारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कि किसी और को इस्तेमाल करना है तो दे विल हैव टू पे रॉयल्टी। So that means the fraudulent patenting process was going on, which is known as biopiracy, जिसमें genetic resources from high sea areas were extracted by big corporations and were being used by them commercially without proper authorization। तो इसी एक्टिविटी को कहा जाता है बायोपायरेसी। अब बायोपायरेसी को रोकने के लिए इन हाई सी एरियाज कॉन्सेप्ट लाया गया है, मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज को डिफाइन किया जाएगा। मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज इन हाई सी एरिया विल बी डिफाइंड एज कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड। और इस ट्रीटी के अंतर्गत कहा गया है कि दीज मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज विच कैन बी द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिनल प्रोडक्ट्स एज वेल एज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, इनका इक्विटेबल शेयरिंग होगा। इनका इक्विटेबल मतलब फेयर शेयरिंग होगा अमंग्स द ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, चाहे उससे जो मॉनेटरी गेन हो या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हो। कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज अगर उनसे एक्सट्रैक्ट किया गया तो उसको कहा जाएगा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। ऑल दैट विल बी शेयर्ड अमंग्स द मेंबर कंट्रीज इन फेयर मैनर। जो भी वर्ल्ड कंट्रीज उनके साथ फेयर मैनर में शेयर किया जाएगा, क्योंकि दिस एरिया बिलोंग्स टू एवरीवन। So if this area belongs to everyone, then any resource extracted from this area, the benefit of that resource should go to everyone। हाँ, जिस कंपनी ने खोज की किसी स्पेशल मरीन जेनेटिक रिसोर्स का, उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सोलली सारा का सारा बेनिफिट उस मरीन जेनेटिक रिसोर्स से एक्सट्रैक्ट करे। दैट वुड बी बायोपायरेसी, अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। तो उस तरह की एक्टिविटी को रोकने के लिए भी प्रोविजंस लाए जाएंगे। मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज हैव बीन डिफाइंड कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड एंड इट विल बी इंश्योर्ड थ्रू दिस हाई सी ट्रीटी दैट उनका फेयर यूज हो, इक्विटेबल शेयरिंग हो ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम दीज मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, बेनिफिट्स बोथ मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। साथ ही साथ हाई सी एरियाज में अगर कोई भी देश कोई भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट ला रहा है तो इट मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बिफोर स्टार्टिंग। एनी कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डू EIA बिफोर अंडरटेकिंग एनी एक्टिविटी इन द हाई सी। जैसे वहां पे मान लीजिए कि आप कोई नए तरीके का फिशिंग ट्रॉलर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आपको पहले परमिशन लेना होगा, आपको पहले EIA करना होगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा कि उससे क्या इम्पैक्ट होगा वहाँ के लोकल फ्लोराज एंड फौनास पे, उसके बाद ही आप वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी चूंकि ये इनिशियल फेज में हाई सी ट्रीटी, इसमें स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए जाने बाकी हैं। दैट इज द रीजन वाई जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज या बाकी इस तरह के इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं, जिसके अंतर्गत जो मेंबर सिग्नेटरी कंट्रीज हैं वो 1 साल या 2 साल में एक बार मिलते हैं एंड स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाते हैं। वैसे ही देयर विल बी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी for this UN High Sea Treaty as well. So this is the institutional framework that has been decided कि that will be done under UN High Sea Treaty. So these are some specific provisions। अभी भी ये मोटे मोटे सुपरफिशियल लेवल पे है। जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इकट्ठा होंगी हर साल, जो सिग्नेटरी मेंबर कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में और फिर वो डिस्कस डिबेट करेंगे, देन स्पेसिफिक प्रोविजंस विल बी डेवलप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन किया जाना है, उनका फेयर यूज होगा, बट कैसे होगा वो तो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो द प्रोसेस फॉर इंश्योरिंग दैट मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज आर यूज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन फेयर मैनर, उसके लिए प्रोविजंस विल बी डिसाइडेड अंडर दिस COP विच विल बी कॉल्ड लेटर ऑन, मे बी ईयरली या बाई एनुअली, 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, लेकिन एक COP भी होगी अंडर UN हाई सी ट्रीटी। अब चैलेंजेस क्या है इस ट्रीटी से रिलेटेड?
पहला चैलेंज तो आपको अभी समझ आ ही गया कि देयर इज लॉट ऑफ एम्बिग्विटी विथ रिस्पेक्ट टू सेवरल प्रोविजंस। एक तरफ कहा जा रहा है कि हाई सी विल बी अ कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड एंड देयर विल बी इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम मेरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। ये प्रोविजन लाया गया अंडर हाई सी ट्रीटी। एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी कहता है, यूएनसीएलओ कहता है कि हाई सी एरियाज में देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, एवरी कंट्री विल हैव फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। तो एक तरफ यूएनसीएलओ जो ओरिजिनल कानून है कहता है कि यू विल हैव फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन दिस एरिया, और अब हाई सी ट्रीटी उसी का एक्सटेंशन कहता है कि यहाँ पे मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो अब इन दोनों में कन्फ्लिक्ट आ सकता है। देयर इज एम्बिग्विटी बिटवीन द प्रिंसिपल्स ऑफ हाई सी ट्रीटी एंड यूएनसीएलओस। यूएनसीएलओस टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द हाई सी एरिया, while हाई सी ट्रीटी टॉक्स अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। तो हाउ दिस टू प्रोविजंस विल बी बैलेंस्ड, उसको लेकर के क्लैरिटी नहीं है। देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी एज आई सेड अर्लियर ओनली कि हाउ एग्जैक्टली दिस मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज विल बी प्रोटेक्टेड, उनके रिसोर्सेज जो हैं वो कैसे फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो लेकर के कोई क्लियर मैकेनिज्म नहीं है। सो रिस्क ऑफ बायोपायरेसी कंटिन्यूज। अभी तक सिर्फ कहा गया है कि हम बायोपायरेसी को रोकेंगे, कैसे रोकेंगे उसको लेकर के प्रोविजन क्लियर नहीं। सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज वन इशू। अब होगा क्या कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी भी अगर बुलाई जाएगी तो वहां पे यूनानिमिटी बननी होगी ना, कंसेंसस बनना होगा ना। बहुत बार यूएनएफसीसीसी में देखिए, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बावजूद भी कंसेंसस नहीं बन पाता है, तो नियम नहीं बन पाते हैं टू प्रिवेंट इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो वैसा ही भविष्य में हाई सी ट्रीटी में भी हो सकता है। आपने कह तो दिया कि मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेंगे, बट कैसे करेंगे उसको लेकर के अभी आपका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है नहीं, और वो प्रोविजन सीओपी में बनेगा, वो तभी बनेगा जब वहां पे कंसेंसस आएगी। सो लॉट longer distance is yet to be covered even if this treaty comes into force। जो मेजर कंट्रीज हैं यूएस, चाइना, रसिया एंड इंक्लूडिंग इंडिया, इन ये देश हिस्सा नहीं है इस हाई सी ट्रीटी का। भारत तो मोस्ट प्रोबेबली 2-3 महीनों में हिस्सा हो जाएगा इस हाई सी ट्रीटी का, बिकॉज इंडिया हैज साइंड बट येट नॉट रैटिफाइड, एंड इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग द बेसिक लीगल प्रोविजंस बिफोर इंडिया बिकम्स पार्ट ऑफ दिस। तो इंडिया मोस्ट प्रोबेबली विल बी पार्ट ऑफ दिस हाई सी ट्रीटी। इंडिया करंटली स्टेटस अगर भारत की बात की जाए तो इंडिया हैज साइंड बट नॉट रैटिफाइड। US, China and Russia, they also have not ratified, but they are not in the process also of ratifying it. So major economies are not part of it. टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी बोला तो गया है कि हर एक देश को EIA करना होगा बिफोर टेकिंग अप इकोनॉमिक प्रोजेक्ट इन द हाई सी एरिया, बट उसके लिए हर एक देश, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए, फंडिंग होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए टू मीट द ऑब्लिगेशंस ऑफ this high sea treaty. So that is also going to be a concern with respect to implementation of this high sea treaty. But जो भी है current news with respect to this high sea treaty is that 60 countries have signed and ratified it, which was a requirement for this treaty to come into force. तो इसका मतलब ये है कि अब this treaty will come into force by January 2026. Once this treaty comes into force, it will be a legally binding treaty. Legally binding treaty मतलब जो भी देश इसको साइन करके इसके मेंबर्स हैं उनके ऊपर इस ट्रीटी के नियम इन्फोर्सिएबल होंगे, उनको तो इस ट्रीटी को मानना ही होगा। उस सेंस में इसको कहा जा रहा है लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेन से पूछा जा सकता है, इट सीक्स टू फिल क्रिटिकल गैप्स इन ओशनिक गवर्नेंस लेफ्ट अनएड्रेस्ड बाय यूएनसीएलओस, येट उसके कुछ कंसर्न्स हैं, वो बताइए। तो आपको बताना है हाई सी ट्रीटी के बारे में, बताना है कि यूएनसीएलओस डिड नॉट टॉक मच अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज इन नेचुरल रिसोर्सेज इन द हाई सी एरियाज। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो क्रिटिकल गैप रह गया था ओशनिक गवर्नेंस में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हाई सी ट्रीटी लाया जा रहा है। उसके की प्रोविजंस लिखी है, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज लाया जाएगा, मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज का इंश्योर किया जाएगा कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, एंटी पायरेसी मेजर्स लाए जाएंगे, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होगा। बट चैलेंजेस भी बताइए। देयर आर एम्बिग्विटीज इन इंटरप्रिटेशन ऑफ यूएनसीएलओस एंड दिस ट्रीटी। बहुत सारे यूएनसीएलओस के प्रोविजंस और हाई सी ट्रीटी के प्रोविजंस आपस में कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। मेजर इकोनॉमी जिसका हिस्सा नहीं है। इस तरीके से जो भी हमने डिस्कशन किया है उसके बेसिस पे आप इस सवाल का आराम से जवाब बना सकते हैं। इस जवाब को लिखते वक्त आप थोड़े से मैप्स वगैरह भी ड्रॉ कीजिए। यूएनसीएलओस के हाई सी एरियाज को आप दिखा सकते हैं,
और फिर उसके अलावा आप एक बार ये जनरल बना करके मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोरल ट्रायंगल दिखा दिया, बोलेंगे ये यहाँ पे मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनेगा। इस तरीके से आप कुछ कुछ मैप्स बना सकते हैं। Next topic is about National Beekeeping and Honey Mission for Sweet Revolution. Important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। हमारा जो जीएस पेपर 3 का सिलेबस है एग्रीकल्चर का, उसमें दिया हुआ है साफ साफ इंपॉर्टेंट मिशन से स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। तो ये टॉपिक सीधा सीधा आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये जो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन है, इट वाज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2021। इसका मेन लक्ष्य है हमारे देश के अंदर स्वीट रिवॉल्यूशन लाना। स्वीट रिवॉल्यूशन का मतलब है हमारे देश के अंदर बी कीपिंग एक्टिविटी एंड हनी प्रोडक्शन को सपोर्ट करना। दैट इज द गोल अंडर स्वीट रिवॉल्यूशन। और स्वीट रिवॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन लाया गया साल 2021 में। इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब इसका पूरे तरीके से जो एक्सपेंडिचर है वो भारत सरकार देखेगी। भारत सरकार पूरी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। भारत सरकार की एजेंसी नेशनल बी बोर्ड एक्चुअली ओवरसीज इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। इसको तीन तरीके से, देयर आर 3 मिनी मिशंस दैट कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर दिस नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। तो आप कह सकते हैं कि इस मिशन के अंतर्गत 3 छोटे छोटे सब मिशन चलाए जा रहे हैं। मिनी मिशन 1 विल फोकस ऑन ओवरऑल एनहांसिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ बी अक्रॉस द कंट्री। मिनी मिशन 2 फोकसेस ऑन इंश्योरिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि एक बार जब हनी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उसको कैसे मैनेज किया जाए कि वो खराब ना हो, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ी रहे, उसकी प्रॉपर मार्केटिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो। एंड मिनी मिशन 3 फोकसेज ऑन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की फर्दर ऐसे और क्या क्या किया जा सकता है जिससे हनी एक्टिविटी, हनी एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी को और ज़्यादा साइंटिफिक बनाया जा सके, जिससे बेहतर क्वालिटी के हनी बनाए जा सके। उस डायरेक्शन में रिसर्च करने के लिए लाया गया है थर्ड मिनी मिशन अंडर दिस ओवरऑल नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये सिंपल प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं विच कुड बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको शायद से गेस करने में भी तकलीफ होगी ये है कि विमेन ODI cricket World Cup started in 1973, 2 years before first men ODI World Cup was played. Men का ODI World Cup started in 1975, जबकि women का started in 1973 itself. तो 2025 वाला एडिशन इट इज 13th edition of Women ODI World Cup. It was jointly hosted by India and Sri Lanka. 8 teams participated, and in the final, India defeated South Africa by 52 runs in order to clinch the ट्रॉफी। कुछ अगर टेक्निकल तरीके से बात की जाए, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल तरीके से बात की जाए, तो इस बार का वर्ल्ड कप में ऑल द मैच ऑफिशियल्स वेयर फीमेल। दैट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। गोल्डन बैट फॉर 2025 एडिशन वेंट टू लॉरा वोलवॉट of South Africa. She was captain of South Africa and she scored maximum runs 571. Golden ball यानी कि मोस्ट विकेट्स के लिए award went to Dipti Sharma. She took 22 wickets. Player of the tournament Dipti Sharma again India, and player of the match in the final Shefali Verma. Semi-final में India scored 339 runs. In fact, India defeated Australia by registering highest successful run chase in Women ODI World Cup. इतना रन आज तक वोमेन ओडीआई वर्ल्ड कप में कभी भी चेज नहीं हुआ था जितना भारत ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चेज किया इन द सेमीफाइनल। सो दैट्स आल्सो अ रिकॉर्ड। 339 रन हमने हमारी टीम ने चेज किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल। जेमिमा रोड्रिक्स प्लेड वेरी गुड नॉक इन द सेमीफाइनल। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जो ग्लोबल एंड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड प्रश्न था उसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। राइट टू मैरी पर्सन ऑफ चॉइस इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। जीसैट सैटेलाइट से रिलेटेड जो स्टेटमेंट थे सारे के सारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पोचरिंग स्कैम ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एंड यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में हाल फिलहाल में इंक्लूड किया गया लखनऊ को। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।